आप मुझे थोड़ा और बताएँ कि आपका ज़ाती तजुर्बा एफबीआर के साथ कैसा रहा? और आपकी नज़र में और ऐसी कितनी ख़ामियाँ हैं एफबीआर सिस्टम में, कितनी करप्शन है जिसको हमें फ़ौरी तौर पर जो नई गवर्नमेंट है उसको भी दे हैव टू डील विद इट? देखिए, एफबीआर की या पाकिस्तान में एफबीआर भी पाकिस्तान का ही इदारा है और हर इदारे में करप्शन है। एफबीआर की करप्शन बिल्कुल इतनी ऐसे ही है। ज्यादा नजर आ रही होती है कि एफबीआर कोई 60-70 लाख टैक्स पेयर से डील कर रहा हो और डे इन जी। डे आउट वो वो एक्सपोज हो जाते हैं। और वो बहुत कम इदारे हैं पाकिस्तान में जो कि रेवेन्यू अर्न कर रहे होते हैं। एफबीआर वाहिद इदारा है कि जो हुँ, रेवेन्यू अर्न करके देता है। जब एफबीआर रेवेन्यू जी, अर्न करके आपको देगा तो जाहिर बात है उसमें करप्शन होगी। देखिए, एफबीआर में ना बिल्कुल। एक माइंडसेट है एफबीआर का। बड़े वसूख के साथ मैं कह रहा हूँ, मगर कोई मैं इसकी कोई गलत बात नहीं है कि उनको अपना एक हुँ, कल्चर है, उस कल्चर से वो बाहर नहीं आ सकते। इट्स लाइक अ सिल्क वॉर्म। दे हैव टू रिमेन विद इन देयर, जो है ना सिल्क वॉर्म, अपने रेशम का कीड़ा अपने शेल में ही रहता है। तो सर क्या कभी तो एफबीआर से वो करप्शन जा नहीं सकती? बिल्कुल जा सकती है, क्यों नहीं जा सकती। मैं तो टर्की क्या गया की था। स्टेप्स लेने पड़ेंगे? दो चीजें तीन चीजें हैं। आप उनके डिस्क्रिशनरी पावर कम कर दें और आप जो आईटी का लेवल है, जो आपकी डिजिटाइजेशन है, उसको बढ़ा दें। जी, आप उसमें उसको उनका बाइफरकेशन जिस तरीके से जो लास्ट केयर टेकर सेटअप ने प्रपोज किया है, मैं समझता हूँ उसमें कोई हुँ, ठीक नहीं है वो। उसको आपको करना पड़ेगा अलग अलग। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको अपील मैकेनिज्म को बिल्कुल अलग कर देना पड़ेगा, ऑडिट मैकेनिज्म को बिल्कुल जी, अलग करना पड़ेगा, आईटी को इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा, एचआर को इंडिपेंडेंट करें। ये चार चीजें अगर आप कर दें और आप इनको अगर आप पॉलिसी को अलग कर दें, इन चीजों को अलग कर दें, तो आपके पास ये बड़ा अच्छा रोम है। मैंने एक आर्टिकल लिखा था, बियॉन्ड आउट ऑफ द बॉक्स। ये 2000 मेरा ख्याल है 15-16 की बात है। तो उसमें ये सारी चीजें मैंने लिखी थी, उस वक्त लिखी थी। तो मेरा ख्याल है ये, देखिए, मैन मेड सिस्टम है और मैन मेड करेक्शन दी जाएंगी। जी। हाँ, हो सकता है नया सिस्टम भी परफेक्ट ना बने, बट आपको कम से कम बेसिक जो इश्यूज है ना उसको हैंडल कर रहे हैं। अच्छा सर, आपने डिजिटलाइज़ेशन की बात की, तो हम देखते हैं कि जो नए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं, मिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब, इन्होंने भी टॉप प्रायोरिटी करार दिया है कि एफबीआर की डिजिटलाइज़ेशन को, ठीक है? तो डू यू रियली सी इट हैपनिंग इन द नियर फ्यूचर? कि आपको क्या लगता है? क्योंकि ऐसे प्रपोज़ल तो केयरटेकर गवर्नमेंट ने भी दिए थे, हमने देखा कि उनको भी बड़ी ज़्यादा मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, तो अब क्या औरंगज़ेब साहब इसमें कामयाब हो पाएँगे? देखिए, डिपेंड करेगा औरंगजेब साहब किस रूट को लेते हैं। जब मैं आपको बताया ना, हुँ, जब मैंने केयर टेकर सेटअप को जाके ये दिए मेरी रिपोर्ट के, मैंने कहा यार आप इम्प्लीमेंट कर दें, हमें कोई ओहदे नहीं जी, चाहिए। तो उन्होंने इंस्टेड ऑफ कि मेरे प्रपोजल को लेके इम्प्लीमेंट कर दिया, पढ़ के समझ लेते चले, अगर उनको समझ नहीं आती ना करते। उन्होंने एक अपनी ठीक है। कमेटी बना दी कि भाई ये कमेटी अब हुँ, काम करेगी। और उसके बाद आप देखें, वो मेरा ख्याल है नॉन स्टार्टर ही थे सारी चीजें। देखिए, हमेशा एक बात याद रखिएगा, आज अगर मैं इंटरव्यू लेने बैठ जाऊं और आप इंटरव्यू जी, लेने बैठ जाएंगे तो फर्क तो पड़ेगा ना, आपकी बिल्कुल। परफॉर्मेंस में और मेरी परफॉर्मेंस में। तो ये मानना चाहिए आपको कि टैक्स, और इतनी खुन्नस निकाली है उन्होंने, और एक और हमारे वजीर मोहतरम थे कि जी कोई टैक्स कंसल्टेंट को हम बिहार में कोई इंडिपेंडेंट बोर्ड में नहीं लेंगे। तो भाई आप मुझे एक बात बताइए हुँ, कि क्या बिजनेसमैन का स्टेक नहीं होता? बिजनेसमैन स्टेक बिल्कुल होल्डर होता है। नहीं है क्या? वो अपनी पॉलिसी डिक्टेट नहीं करवाएगा? टैक्स प्रैक्टिशनर, आप ज्यादा से ज्यादा उस पर ये इल्जाम लगा सकोगे कि हाँ वो आएगा अपने क्लाइंटों को डिफेंड करेगा, ठीक है ना? ठीक। तो आप उसको बजट मेकिंग एक्सरसाइज से निकाल दें। मगर आप मुझे ये बात हुँ, बताएं कि आप फिर बिजनेस पहले वो कैसे लेके आएंगे? उनका तो सबसे बड़ा स्टेक है। जी, और जो ब्यूरोक्रेट होते हैं जो कि कामयाब नहीं रहते, बहुत सारे अच्छे ब्यूरोक्रेट हैं जो कामयाब, जो फेल्योर है उनको आप कैसे लेके आओगे? या जो एफबीआर के जी, रिटायर्ड चेयरमैन या चेयरपर्सन या मेंबर थे जिन्होंने अपने दौर में कोई काम नहीं किया, उनको भाई जो उनको आप दोबारा कैसे आजमाओगे? तो ये सारी चीजें ऐसी बातें थी जो मेरा ख्याल है उस सिस्टम में मेरा ख्याल है ज्यादातर मैं समझता हूँ टैक्स के हवाले से तो बेचारों को वही नॉलेज थी जो मेरी केमिस्ट्री की नॉलेज। और जो ठीक। उन्होंने टीम भी बनाई थी उसमें ऐसे ऐसे लोग थे जो बड़े अच्छे, माशाल्लाह, अपने फील्ड के चैंपियन है। और टैक्स के मामले में जब हम आते हैं ना, टैक्स और टैक्सेशन दे आर टू पोल्स अपार्ट, ये समझ ही नहीं आ रही थी उनको। जी, एक कोई साहब थे वो बहुत लॉन्ग टाइम बैक रिटायर हुए, एक साहब थे वो उससे भी ज्यादा पुराने रिटायर हुए हैं। तो एक दो तीन ऐसे थे जिनको मेरा ख्याल है मैंने नहीं देखा
कि टैक्सेशन के हवाले से कभी कोई इनका कंट्रीब्यूशन रहा। तो मेरा ख्याल है ये एक जिद बहस नहीं होना चाहिए, कंट्री के लिए काम करना है तो जो बेस्ट इंटरेस्ट में हो वो काम करना चाहिए। सर औरंगज़ेब साहब ने और ये भी कहा कि हमें टैक्स नेट को बढ़ाने की ज़रूरत है। इसमें वो एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट और रिटेल सेक्टर को भी लाना चाह रहे हैं। और हम जानते हैं कि इन सेक्टर्स में पॉलिटिकल एफ़िलिएशंस भी बड़ी ज़्यादा हैं, तो क्या ये करना भी उनके लिए आसान आसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन कामयाब हो पाएँगे? फिर से मेरा ये सवाल है। आपको कल अभी एक बात की कि मैंने पूरा ये ब्लूप्रिंट बना के दिया हुआ है, आरआरएमसी की रिपोर्ट है मेरी, औरंगजेब को भेज चुका हूं मैं। आप उठाएं, अच्छा जी। चूज करें और देख लें, सारी चीजें उसमें मौजूद है, रियल एस्टेट का है। अब जो ये कह रहे हैं कि बिजली के मीटरों पे हम लगा, बिजली के मीटर पे आप कभी जी, टैक्स दे जी। ही नहीं सकते। मिफ्ता इस्माइल ने शुरू की कोशिश की, क्या हुआ, क्या फायदा हुआ? और हुँ। ये वही टीम बैठी हुई है, सिर्फ चेयरमैन चेंज हुए हैं, वही टीम बैठी हुई है जिसने उसमें वो किया। तो वो मेरा ख्याल है उनको पता है कि पिटफॉल्स हैं। ये सिर्फ आप इस वक्त आप जो है ना पैच जी। वर्क कर रहे हैं। इससे बेहतर हमने ये सिस्टम उनको सजेस्ट किया था कि जहां से ये दुकानदार बाइंग करते हैं, जो परचेजेस इनकी हैं, या तो इम्पोर्टर से करते हैं, मैन्युफैक्चरर से, वहाँ 1% आप उनको लगा जी। दें, 250 अरब आपको मिल जाएंगे। और वो एग्री कर गए थे बिल्कुल ऐसे। दुकानदार, पता नहीं पिछले बजट में उन्होंने क्यों नहीं डाला उसको। तो सर ये डू यू रियली सी इट हैपनिंग रियलिस्टिकली आपको ये होता हुआ नज़र आ रहा है? ठीक है, मेरी दुआएं हैं, अल्लाह करे ये लग जाए। बट हैविंग सेड दिस ना, आपको मैं ये वसूख के साथ कह सकता हूँ कि मेरा ख्याल है इट इज इजियर सेड देन डन। अब बिल्कुल देखते ऐसी हैं, बात है। अल्लाह करे हो जाए। मेरी दुआ है कि औरंगजेब और उनकी टीम कामयाब। अल्लाह करे जी, हमारी भी दुआएँ औरंगज़ेब साहब और उनकी टीम के साथ हैं। सर हमें ये बताएँ कि सुनने में आ रहा है कि ऐसा कोई प्लान पाइपलाइन में है कि एफबीआर को ख़त्म करके 2 इदारे बनाए जा रहे हैं, कस्टम रेवेन्यू का अलग और इनलैंड रेवेन्यू का अलग। तो इस बात में कितनी सच्चाई है और अगर है तो ब्यूरोक्रेसी की तरफ से क्या मज़ामत आएगी या उनकी तरफ से रज़ामंदी का वो इज़हार किया जा रहा है? नहीं, वो तो उन्होंने कर दिया था, केयर टेकर सेटअप में ये आया था। देखिए, दुनिया में दो ऐसे जी। कंट्रीज हैं जहां पर अभी भी ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट है ना, वो कंबाइंड है। एक जी। एचएमआरसी ऑफ यूके और एक बांग्लादेश का है। बाकी सारे जो है ना, वो कस्टम्स और वो दोनों अलग अलग होते हैं। उसमें देर इज नो मुजायका कि क्यों अलग ना जी। करें। मगर उसके जो लेयर्स उन्होंने बनाया था ना, इंडिपेंडेंट बोर्ड और ये बोर्ड और वो बोर्ड, मेरा हुँ। ख्याल है वो उन्होंने सिर्फ एक अपनी अ, रखने के लिए, कि नहीं जी हमने बड़ा काम किया, उन्होंने कर दिया था कि कस्टम के लिए हमारा टैरिफ बोर्ड है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर ऑपरेट करता है। आप आराम से उसके अंडर जी। आप ये सारा काम कर सकते थे। एफबीआर एक्ट के अंदर एक पॉलिसी बोर्ड दिया हुआ है, उसको आप इफेक्टिव कर दें सेक्रेटरी रेवेन्यू के अंडर। तो मेरा ख्याल है कोई जरूरत ही नहीं थी इतना टाइम जाया किया उन्होंने। 6 महीने, 6 महीने में वो कम से कम 600, 700, 800, 1000 अरब तक ये टैक्स इकट्ठे कर सकते थे। नए मेजर जो हमने दिए थे, वो इन्हीं की तैयार चीज पड़ी हुई थी, बट वो अपनी पता नहीं किस जोम में थे, उन्होंने टाइम जाया कर दिया। मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसानदेह हो गया बेशक ये सर छह बहुत आठ महीने जो नुकसानदेह है और एफिशिएंसी के नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है इधर। लेकिन सर खैर अगर ये हो जाता है तो फिर इससे क्या फ़वाइद हासिल होंगे? थोड़ा ये भी बताएँ हमें। देखिए, फवायद ये होंगे कि आपका दोनों इंडिपेंडेंट होगा, परफॉर्मेंस मेजर हो जाएगी। जी। अभी भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। पर अभी जो एक्चुअली हो ये रहा था, और जो इसकी बेसिक वजह थी जिसके लिए उन्होंने शुरू किया था, कि कस्टम डिपार्टमेंट वांट्स के जी हमें ऑटोनॉमी मिले और हम अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग्स खुद करें। इस वक्त एफबीआर का एडमिन डिवीजन करता है। तो जी। वो तो उनको मिली नहीं, वो भी रेवेन्यू सेक्रेटरी के पास अब चली गई हैं। तो मेरा ख्याल है इनका मकसद हल नहीं होगा, बट हो सकता है फ्यूचर में जाके ये लेयर्स खत्म हो, और हो सकता है शायद कोई इंडिपेंडेंट वे में ये काम कर सके। बट अभी मेरा ख्याल है बाइफरकेशन से भी कोई इतना फायदा नहीं। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं। मुझे थोड़ा ये बताएगा कि रिफॉर्म्स एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमीशन के तजावीज़ पर अलम दरामद क्यों नहीं हो सका और कमीशन की फाइंडिंग क्या थी असल में? मैं आपको रिपोर्ट भेज दूंगा, मैंने आपको बताई थी ना। जी। हमने 21 मेजर रेवेन्यू मेजर दिए थे डायरेक्ट टैक्स के। जी। हमने 14 दिए थे ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस के, 32 हमने दिए थे सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉ के, और 14 दिए थे, 14 या 16 दिए थे एफबीआर की जो अथॉरिटी है इसको रेस्टलाइज करने की। जी। तो मेरा ख्याल है वो स्टेक होल्डर्स का मैंने आपको बताया ना कि जी जैसे एक में एक बिजनेसमैन ने कहा कि रेड लाइन है मेरी, बिल्कुल। वो हमने ये कहा था कि जी आप जो भी कंपनियां 3 साल तक डिविडेंड नहीं देती हैं, हुँ। उनका अगर डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व है तो उस पर आप 3% एडवांस टैक्स ले रहे हो। तो उन्होंने कहा जी मैं तो नहीं दूंगा। बाकी हुँ। काम आपने बहुत ठीक किए हैं, ठीक है ना। एक एक्सपोर्टर पे हमने कहा था कि जी टैक्स लगा दे जो उनकी रेवेन्यू हुई है ऑन अकाउंट ऑफ एक्सचेंज डिवैल्यूएशन, जो उनको पैसे मिले हैं।
तो जी। एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी जी तंजीम है जो हमेशा बड़ी डॉक्यूमेंटेशन की और दायी रही है। तो हमने ये कहा कि जी फिक्स टैक्स से हटा के इनको मिनिमम में ले जाए, तो उन्होंने मुखालफत कर दी कि नहीं जी अभी ना करें, 2 साल बाद कर लीजिएगा। हमने कहा कि जी एग्रीकल्चर टैक्स आप नहीं ले सकते, हुँ, बट मिनिमम एसेट टैक्स हम ले सकते हैं। उसका एक तरीका कार हमने वजह किया, तो उसमें भी पॉलिटिकल इश्यूज आ गए। इस किस्म की चीजें थी और बड़ी इनोवेटिव थी, और लीगली काफी इन चैलेंजेस को हमने देख के ठीक ठाक लेवल से सीनियर लोगों से मशवरा करके हमने ये काम किया था। जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर से उनसे भी हमने पूछा। तो सर ये मैं तो नहीं दूँगा को हम मुझे तो देना पड़ेगा में तब्दील क्या कर सकते हैं वाक़ई? ये मेरा आपका नहीं है मसला, ये मसला जो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए उन लोगों का है, जो उनसे उनसियत ज्यादा रखते हैं और वो कहते हैं नहीं नहीं जी, ये इन्होंने कह दिया तो अभी इसको साइड पे हटा दो। उसकी कीमत हमें 250 से 300 अरब चुकानी पड़ी।